हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग देखते हैं मुगलों के पतन का क्या कारण था। तो मुगलों के पतन का कारण हम लोग देखेंगे कि जो अकबर है वह जजिया कर को समाप्त कर दिया था, हिंदू और मुस्लिम में एकता को बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता का दिखावा किया और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया ताकि इस्लाम में और हिंदू में किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो और हमारा साम्राज्य अच्छे से चलता रहे। लेकिन औरंगजेब ठीक इसका उल्टा निकला। औरंगजेब की जो नीति थी वह कट्टर थी। वह गैर इस्लामी यानी कि वैसे लोग जो इस्लाम ग्रहण नहीं किए थे उनके ऊपर फिर से जजिया कर लगा दिया। और वह धार्मिक रूप से काफी भेदभाव करता था। नतीजा क्या हुआ कि अलग अलग लोग जैसे मराठे इसका विरोध किए, सिख इसका विरोध किए और अफगान भी विरोध किए। और आपस में जब फूट पड़ा इनका, तो अफगानों को भी आक्रमण का मौका मिला, सिखों को भी लड़ाई, सिखों ने भी काफी लड़ाइयां लड़ी और मराठे ने भी काफी लड़ाई लड़े। तो पहला तो हो गया औरंगजेब, दूसरा मराठा सिख और अफगान का उभार, तीसरा हो गया हमारा नादिर शाह। तो नादिर शाह 1739 में, और फिर अहमद शाह अब्दाली जो 1761 में, वो क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। इसका गहरा प्रभाव पड़ा, मुगल वंश की शक्ति जो सब कमजोर शक्ति उजागर होने लगी। और सबसे बड़ा कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के जो जितने भी शासक रहे वह खाली खाली क्या रहे, निकम्मे रहे। यहाँ तक कि जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर से लेकर, मैंने कहा औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक का जो हम लोग अभी 11 के आसपास का जो पढ़े हैं, सारा का सारा कैसा निकला, अयोग्य निकला। जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभाव बढ़ गया। कमजोर उत्तराधिकारी तो हम लोग देख लिए हैं कि औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक थे वह अयोग्य थे और विलासी थे। छठवां कारण देखो कि सैन्य और आर्थिक कमजोरी। लगातार युद्धों में लड़ने के कारण सेना कमजोर हो गई, प्रशासनिक अक्षमता से हमारा खजाना इसका क्या हो गया, खाली हो गया। सातवां हमारा कारण है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्ति में कौन कौन उभरा, मराठा काफी ताकतवर होकर उभर गए, सिख काफी ताकतवर होकर उभरे और अफगान भी काफी ताकतवर होकर उभरे। जो काबुल उबुल तक जो इसका कब्जा था वहां पर लगातार विद्रोह होने लगा और साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा। आठवां कारण है तुम्हारा यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव। अब तक यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसी काफी मजबूत हो चुके थे और उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। नौवां तुम्हारा केंद्रीय नियंत्रण नियंत्रण का अभाव। तो केंद्रीय नियंत्रण का जो अभाव हुआ तो जितने भी प्रांत है, बंगाल का प्रांत, अवध का प्रांत, इस तरह का जो प्रांत के जो गवर्नर रहे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो ये सारा कारण देख लेना, नोट कर लेना अपना। आप देखो इसका अंत कैसे हो रहा। तो अंत हुआ तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया, जिससे मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अच्छा, निर्वासित किया तो कहाँ पे भेजा था इसको निर्वासित करके, रंगून में। और बहादुर शाह जफर के जो बेटे हैं, वो बहादुर शाह जफर के बेटे की हत्या इसके पिता के सामने में ही अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई। अब अगला क्वेश्चन देखो हल्का सा, कि मुगल वंश द्वारा भारत को स्थापत्य कला में क्या विरासत मिला। स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो मुगल वंश ने भारत को स्थापत्य कला में एक अद्वितीय और समृद्ध विरासत प्रदान की, जो कि भारतीय, फारसी, इस्लामिक और तुर्की शैलियों के मिश्रण से परिभाषित होती है। यह विरासत न केवल भव्य इमारतों में दिखाई देती है, बल्कि नवीन डिजाइन, इंजीनियरिंग तकनीक और कलात्मक विवरणों में भी प्रकट होती है। इसका मुख्य योगदान निम्नलिखित है। पहला तुम्हारा देखो, प्रमुख स्थापत्य शैलियां और विशेषताएं। इसमें गुंबद, मुगल काल में ही गुंबद का प्रचार हुआ, गुंबद का आविष्कार हुआ। और मीनारें, तो ताजमहल में देखोगे और जामा का मस्जिद जैसे इमारतों में देखोगे तो विशाल विशाल गुंबद मिलते हैं और ऊंची ऊंची मीनारें मीनारें मिलती है, जो कि मुगल स्थापत्य कला की क्या बनी, पहचान बनी। तो ये पहला होगा तुम्हारा गुंबद और मीनार। दूसरा देखो, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर, इसका काफी इस्तेमाल हुआ। जैसा आगरा का जब लाल किला घूमोगे और फतेहपुर सिकरी में जाओगे तो वहां पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। जबकि शाहजहां के समय में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, कहाँ पे, ताजमहल में। तीसरा देखो, पिएट्रा ड्यूरा, इसका पिक्चर बाद में हम लोग डाल के दिखा देंगे। तो पिएट्रा ड्यूरा क्या है? रंगीन पत्थरों को संगमरमर में जड़कर बनाई गई जटिल, फूलदार और ज्यामितीय नक्काशी है। ये वाला इमेज हम लोग दिखा देंगे बाद में।
जैसे कि ताजमहल में विशेष रूप से पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया। चार बाग बागान, देखो चार बाग बागान सम्मिलित रूप में, यानी कि तुमको ना चारों तरफ से देखोगे ना तो आधा आधा बराबर दिखेगा, वो आधा हिस्सा बराबर आधा हिस्सा बराबर। तो सम्मिलित रूप से विभाजित उद्यान थे, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल में जाओगे तो तुम्हारे पास में ऐसा इधर भी पेड़ मिलेगा, और इधर भी हमारे पास में कैसा मिलेगा, पेड़ मिलेगा। यहाँ फिर एक पेड़ है तो यहाँ भी एक फिर से पेड़ है। तो चारों तरफ से तुमको बागान मिलेगा, जैसे ताजमहल हो गया और हुमायूं का मकबरा के आसपास वो क्या बोला गया, चार बाग बागान। जाली का काम, जैसे अभी कई लोग देखो ना जो दुपट्टा वगैरह लेते हैं, वो कपड़ा कैसा होता है, जालीदार होता है ना। चेहरा दिखता भी है और नहीं भी दिखता, जालीदार जैसा। तो उस जमाने में संगमरमर का जो है पत्थर, उससे बारीक नक्काशी करता था और ऐसा जाली बनाता था जो कि प्रकाश और हवा को भी नियंत्रित करती थी। वह एक तरह से पर्दे का भी काम करता था। तो वह पर्दा किसमें बनता था, संगमरमर का पत्थर में बनता था, जो कि बहुत ही अनूठा होता था। प्रमुख स्मारक में देखो, तो प्रमुख स्मारक में क्या है तुम्हारा, पहला तो ताजमहल हो गया जो कि आगरा में है। यह शाहजहां द्वारा बनाया गया है, यह संगमरमर का मकबरा है, और यह किसका प्रतीक है, तो प्रेम का प्रतीक है, और इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये सब हम लोग स्थापत्य कला पे देख रहे हैं, क्या क्या विरासत मिला। अब लाल किला जो दिल्ली में है, यह शाहजहां की राजधानी थी। इसमें दीवान खास और मोती मस्जिद जैसे भव्य हॉल भी शामिल है। आगरा में जाओगे तो फिर से फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, अकबर द्वारा निर्मित यह भूतपूर्व नगर बुलंद दरवाजा है। इसका इसका दरवाजा कितना, 54 मीटर ऊंचा है। ऐसी जैसी संरचना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब हुमायूं का मकबरा कहाँ, दिल्ली में है। यह भारत में पहला चारबाग शैली वाला मकबरा है, जो ताजमहल का क्या बना, प्रेरणा स्रोत बना, हुमायूं का मकबरा। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसमें 25,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आगरा का किला, तो अकबर द्वारा शुरू किया गया था आगरा का किला, और यह शाहजहां द्वारा क्या क्या विस्तारित किया गया, यानी और भी इसका विस्तार किया। यह किला मुगल शक्ति का प्रतीक है, आगरा का किला। सांस्कृतिक संश्लेषण में देखते हैं हम लोग, तो भारत इस्लामिक फ्यूजन, यानी कि मुगल स्थापत्य ने हिंदू कलात्मक तत्व, जैसे कि हिंदू में क्या बनाते हैं, छतरी बनाते हैं और स्तंभ बनाते हैं, इसको भी मिला लिया, और इस्लामिक ज्यामितीय डिजाइन के साथ भी इसको मिला लिया। जैसे कि तुम देखना गुंबद वगैरह जो है, देखोगे ना, तो गुंबद हमारा इसका कुछ हिस्सा जो है डिजाइन किससे लिया, छतरी से लिया। और जो मीनार बनता है मुगल का मस्जिद में, वह हमारा हिंदू मंदिर में जो स्तंभ बनता है उससे कुछ हिस्सा वह लिया। इन लोगों को क्या क्या आपस में जोड़ दिया, जोड़ना का हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पे समझना, दोनों का क्या क्या मिश्रण कर रहा है, उनका मिश्रण कर रहा है। कुरान शिलालेख, तो इमारत पर अरबी में धार्मिक पाठ का क्या करता था, कैलीग्राफी करता था, यानी कि वो लिख दिया करता था, उल्लेख कर दिया करता था उसका, इबादत का। जल का प्रबंधन मुगल काल में देखो तो जो फव्वारे हैं और जो नहरें हैं, जैसे कि शालीमार बाग, ये सब जल संसाधन के उन्नत उपयोग को दर्शाते हैं। उसी जमाने का फव्वारा आज भी तुम जाओगे चौक चौराहा वगैरह में ना, तो तुमको फव्वारा मिलेगा। विरासत का क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तराधिकारी राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जो राजपूत के राजा हुए, जो सिख के राजा हुए और जो देसी राजा हुए, वह मुगल की शैली से काफी प्रभावित हुए और मुगल की शैली को अपना लिया। जैसे कि जयपुर का हवा महल में जाओगे तो उसमें संगमरमर का जो पत्थर है उसमें बहुत बारीक जालीदार बनाया गया है, जिससे हवा आर पार होती है। वह पूरा का पूरा महल हवा आने जाने के लिए विख्यात है। तो वह किसको देखकर बनाया, मुगलों की नक्काशी को देख करके ही बनाया गया। फिर देखते हैं ब्रिटिश युग की इंडो सरासैनिक शैली, मुगल तत्वों को यूरोपीय डिजाइनों के साथ भी जोड़ा गया, जैसे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। आधुनिक भारतीय पहचान, ये सारे सारे के स्मारक अब किसके पहचान बन गए, भारत के सांस्कृतिक गौरव के पहचान बन गए। और बहुत सारे पर्यटक जो है इसको सिर्फ देखने के लिए ही आया करते हैं भारत में। इसका क्या रहा भाई, प्रतीक का महत्व क्या रहा, तो मुगल स्थापत्य ने शक्ति का प्रतीक दिखाया, सौंदर्य का प्रतीक दिखाया, और सहिष्णुता का भी प्रतीक का संदेश दिया। यह भारत की बहुलवादी संस्कृति को बताया, जहां पर
विविधता को कला के माध्यम से एक किया गया। इस प्रकार मुगल वास्तुकला न केवल इतिहास की धरोहर है, बल्कि भारत की स्थापत्य कला को एक नए आयाम देने वाली अमर कृति है। तो ये सारा का सारा शॉर्ट में देख लेना। विरासत में ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब तो देख लिए हैं। कला और संस्कृति में मुगल चित्रकला एक अलग हो गया, फारसी और भारतीय मिश्रित शैली भी एक अलग हो गई। प्रशासन में याद रखना, मुगलों का कैसा व्यवस्था था, तो केंद्रीकृत व्यवस्था था, और उसी जमाने में जमींदारी प्रथा भी शुरू हो गई। मुगल वंश द्वारा भारत को प्रशासन में क्या विरासत मिला? तो मुगल वंश जो 1526 से 1857 तक चला, भारत को एक समृद्ध प्रशासनिक विरासत विरासत दी, जिसने अपने बाद में आने वाले शासक को, विशेषकर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो रहा और जो आधुनिक भारतीय प्रशासन रहा, उसको गहराई से प्रभावित किया। मुगल जो जो मंत्री का पद रखता था, वैसे ही मंत्री आज भी हमारे जमाने में है। और ब्रिटिशर्स भी बहुत सारा जो अपना प्रशासन का तरीका है, वह मुगलों की नीतियों का ही क्या किए, अनुसरण किए। तो इसका प्रशासन में देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रशासनिक ढांचा कैसा था, केंद्रीकृत था। साम्राज्य की एकता के लिए मुगलों ने एक केंद्रीकृत प्रणाली को विकसित किया, जहां पर सम्राट हमारा सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह ढांचा बाद के शासकों के लिए एक मॉडल बना। मंत्रिमंडल की प्रणाली थी, जी जिसमें प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था, वजीर, या क्या बोला जाता था, वकील बोला जाता था। और जो राजस्व का प्रमुख है, उसको क्या बोला जाता था, दीवान। अमीर बख्श यानी कि सैन्य प्रमुख, और सदर उस सुदूर यानी धार्मिक मामलों जैसे पदों का सृजन किया गया। यह विभागीकरण ब्रिटिश कालीन काउंसिल सिस्टम में भी दिखाई देती है। भू राजस्व का प्रबंधन कैसे करता था, तो पहला था हमारा जब्त प्रणाली। यह अकबर के समय में टोडरमल द्वारा विकसित किया गया 10 साला प्रणाली का ही एक हिस्सा था। उपज का 1/3 हिस्सा कैसा देना होता था, नगद के रूप में। दूसरा, मनसबदारी प्रणाली। तो सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को मनसब यानी कि पद के आधार पर वेतन या जागीर दी जाती थी, और यह आज भी सिलसिला चलता है। आज अगर किसी का पद ऑफिसर का है तो उसको ज्यादा वेतन देगा, आज किसी का पद अगर चपरासी का है तो उसको कम वेतन देगा। देखो, पुराना जमाना है, कहीं ना अभी तक नकल हो रहा है। यह पदानुक्रम बाद के सिविल सेवा ढांचे को प्रेरित कर सकता था, जो कि कर ही चुका वो। जागीरदारी प्रणाली। तो हालांकि इसमें दोष थे, पर यह भूमि प्रबंधन की एक मानकीकृत प्रणाली थी। तीसरा हमारा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। तो जिसमें प्रांत और स्थानीय प्रशासन में क्या क्या बना, सूबा, सरकार और परगना। तो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, प्रांत यानी कि सूबा में बांटा गया, जिलों में बांटा गया, उसको सरकार बोला। और परगना को बांटा, जिसको ब्लॉक बोला। और अभी भी देखो तुम भारत में, तो अभी भी हमारा ब्लॉक कहलाता है, जिला कहलाता है, सूबा यानी कि प्रांत कहलाता है। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी होते थे, जिसको सूबेदार, फौजदार और कोतवाल के नाम से जाना जाता था। जमींदारों की भूमिका। तो स्थानीय भूस्वामियों को राजस्व एकत्र करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल में भी जारी रही। सैन्य प्रबंधन में देखेंगे हम लोग, तो सैन्य संगठन में सेना को मनसबदारी प्रणाली के तहत संगठित किया गया, जिसमें घुड़सवार, पैदल और तोपखाने भी क्या थे, शामिल थे। किलों और सड़कों का नेटवर्क। यहाँ हम लोग देखते हैं कि रणनीतिक ठिकानों और व्यापार मार्गों का विकास किया गया, जो बाद में ब्रिटिशों द्वारा क्या किए गए, उपयोग किए गए। न्यायिक व्यवस्था में देखो, कानून का समामेलन, यानी इस्लामी कानून जो शरिया कहलाता है, इसके साथ साथ स्थानीय रीति रिवाजों को भी मान्यता दी गई। सुलह ए कुल। तो अकबर की सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति ने बहुलवादी समाज के प्रबंधन में नींव रखी। सुलह कुल का मतलब इनका नीति था कि हमको धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ना, हमको जात के नाम पर लड़ाई नहीं नहीं लड़ना, हमको अलग अलग समुदाय के साथ कैसा रहना, सुलह के साथ रहना है। इसी नीति को बोला गया सुलह ए कुल, यानी कि कुल का मतलब क्या होता है, टोटल। कुल का मतलब क्या हो गया, टोटल। अब सुलह का अभी तो है क्या हो गया? ये। हाँ? हम 10 का देखते हैं। म्यूट करो इसको।
तो टोटल के साथ हमको कैसा रहना है? शांति के साथ में रहना है। वही हमारा हमारा हुआ 16 है कुल। अब देखो, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग कैसे किया जाता था? जैसे कि तुम्हारा अकबरनामा है और आईन अकबरी है, ये सब ग्रंथ में प्रशासनिक नियम का उल्लेख किया गया। भू राजस्व में कैसे टैक्स लेना है उसका उल्लेख किया गया है। और जनगणना का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। देखो, उस जमाने में समाचार पत्र को क्या बोलते थे? अखबारात। और वाक यानी क्या हुआ? रिपोर्ट, इसकी क्या थी? प्रथा थी, जो कि ब्रिटिश कालीन गजेटियर्स और आधुनिक रिपोर्टिंग का क्या बनी? आधार बनी। अभी भी तुम गजट जो होता है ना, कि गजट में प्रकाशित हुआ, या जो हम लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, ये सब का नींव कौन रखा? मुगल शासक ही नींव रखा, जो अखबारात और यह वाकयाई के नाम से वह चला करता था। सांस्कृतिक और भाषाई विरासत में क्या मिला? तो सबसे पहले देखो, फारसी भाषा, यानी कि प्रशासन और न्यायालय की जो भाषा है, उसके रूप में किसका उपयोग हुआ? फारसी का प्रयोग हुआ। और फारसी भाषा का प्रयोग होने से उर्दू का विकास क्या हुआ? प्रभावित हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्थाओं का समन्वय हुआ, यानी अकबर ने हिंदू अधिकारियों को भी प्रशासन में शामिल किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो हिंदू अधिकारियों को प्रशासन में शामिल किया, तो हिंदुओं में क्या हुआ? अपनापन बढ़ा। उसको लगा कि ये हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। और मुगलों के साथ हिंदू भी काफी अच्छे से जुड़े रहे। कब? ये अकबर के जमाने में। इस नीति को चौपट करने वाला कौन था? औरंगजेब और उसके बाद के उत्तराधिकारी। यही वाला मॉडल हमारा समावेशी मॉडल कहलाया। बुनियादी ढांचे और नगर योजना को देखते हैं। तो सबसे पहले शहरीकरण हुआ। तो शहरीकरण में क्या क्या हुआ? तुम्हारा दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर सराय बनाया गया और बाजार बनाया गया। तो सराय जाने के, जहां तुमको विश्राम गृह कर, जहां ठहरना है, उसको क्या बोला गया? सराय। और जहां अपने वस्तुओं को व्यापार करना है, उसको क्या बोला गया? बाजार। ये सब का विकास हुआ, बनाया गया। अब देखो, प्रभाव और विरासत में मुगल लोग क्या छोड़ा? तो मुगल का जो प्रशासनिक प्रथा है, वह ब्रिटिश राजस्व प्रणाली। जैसे कि ब्रिटिश राजस्व प्रणाली में क्या है? जमींदारी और रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी और जमींदारी, जो ब्रिटिशर जो टैक्स वसूलने के लिए लेता था, उसमें काफी ज्यादा नकल किया गया। किसका? मुगल का ही नकल किया गया। और सिविल सेवा जो ब्रिटिशर्स लेता था, तो इस सिविल सेवा में भी मुगलों का ही नकल किया गया। वो कानून और न्याय। तो मुगलों के जमाने में कानून और न्याय का बहुत ही अच्छा मॉडल देखने को लिए मिलता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे। और सभी के साथ वह उन्हीं के मान्यता के अनुसार अकबर के जमाने में क्या होता था? न्याय होता था। वहां का जो शासन का व्यवस्था था, वह केंद्रीकरण था और दस्तावेजीकरण, यानी कि हर चीज का वहां लिखित रूप में होता था। तो इस प्रकार मुगल का जो प्रशासन है, न केवल अपने समय में साम्राज्य को स्थिरता प्रदान दिया, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था का जो आधुनिकीकरण है, उसका भी नींव रखा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में जो ब्रिटिश जो शासन किए थे, वह भी मुगलों की नीति का अनुसरण किए प्रशासन में। और जो भारत का जो अभी का जो शासन है, उसमें उसमें भी मुगलों का बहुत सारा पद वगैरह जैसा सिस्टम चलता था, वैसा ही यहाँ भी अभी हमारा चलता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हमारा खत्म हो गया। अब निष्कर्ष देखो क्या निकला। तो निष्कर्ष यह निकला है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे एक प्रतीकात्मक शक्ति बन गया। वह नाम मात्र का सम्राट रह गया था, औरंगजेब के बाद का जो भी राजा है। 1857 के बाद ब्रिटिशों ने औपचारिक रूप से इसका क्या किया? अंत कर दिया। और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। वह युग क्या कहला है? औपनिवेशिक युग। तो यह साम्राज्य भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी नीतियों ने लंबे समय में क्षेत्रीय विविधताओं को भी जन्म दिया। कैसी विविधता को जन्म दिया? क्योंकि कुछ शासक देखोगे मुगल में, तो वह सभी धर्मों को मानने वाले थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, जैसे कि अकबर वगैरह हो गया। कुछ शासक को देखोगे तो वह काफी कट्टर था। वह जजिया कर लगा दिया, जैसे कि औरंगजेब। और जो इस्लाम मत से प्रभावित नहीं थे, जो इस्लाम को ग्रहण नहीं किए थे, उनके साथ काफी भेदभाव किया। तो काफी भेदभाव किया, तो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग फिर क्या हुए? उठ खड़े हुए। और इससे विविधताएं भी बढ़ती गई। अब कुछ क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर ऑलरेडी यहाँ दे चुके हैं। हम देखते हैं, अगर छुपता है तो छुपाने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना।
ये बताओ कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 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 ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबर। देखो। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? अकबर और राणा संगा के बीच। लोधी। इब्राहिम इब्राहिम लोधी। लोधी और बाबर। बाबर और इब्राहिम। इब्राहिम लोधी, हाँ इब्राहिम लोधी, हाँ। ओके, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये वाला लोधी। गलत है, अकबर वाला नहीं होगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। क्या है नेक्स्ट में? बीजे साहब। अकबर का पिता कौन था? बहुत आसान सवाल। हुमायूं। हुमायूं हुमायूं। था। ये अकबर का पिता था। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दीन ए इलाही नामक धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया? अकबर। सही जवाब, अकबर। अकबर ने शुरू किया। ओके, अगला क्वेश्चन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। 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 तानसेन, एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम। जहांगीर का वास्तविक नाम नरीरुद्दीन सलीम था। तो उसके नाम से पिक्चर भी बना सलीम। है, शाहजादा सलीम। देखे हो ना, वो कौन तो राज, पता नहीं कौन था उसमें सलीम में। दिलीप कुमार ने सलीम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। शाहजहां। सही जवाब हो गया हमारा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया? गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। चलो इसका आंसर औरंगजेब। बताओ कोई। औरंगजेब। कौन दिया? औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। लाल किला यानी दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां, सही जवाब है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर। अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी की प्रणाली शुरू की। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझे बाबर के बबरी। नामा। बाबरी नामा। बाबर नामा। तुझ के बाबरी। तुझ के बाबरी, याद रखना। अकबरनामा तो अकबर वाला और आईने अकबरी वाला, और तुझ के बाबरी किसका है? बाबर का है। हाँ सर, बाबर नामा आप जो गए बाबरी एक ही है सर। अच्छा, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना? हाँ सर, ये ऑप्शन में गलत दे दिए। बाबर नामा। बाबर नामा और तुझे गए बाबरी दोनों एक ही है सर। ठीक है, इसको इसको हम लोग वो कर लेंगे, ये वाला हम लोग चेक कर लेंगे। ये वाला हम लोग को क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, है ना? 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संगा। बाबर और राणा हल्दी संगा। घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हुआ। प्रताप। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? बीबी का मकबरा किसके सर शाहजहां के बीच। शाहजहां। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है बीबी का मकबरा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में, सही है। 14। 15 वाला देखो। किस मुगल शासक ने जजिया कर को फिर से लागू किया? बताओ। औरंगजेब।
औरंगजेब ही सही होगा, औरंगजेब ही क्या क्या लागू किया था। तो अलावा हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में। दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, बहुत आसान सवाल है। जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया। चलो आंसर इसका क्या होगा सही, शाहजहां। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। 19वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर के समय में भू राजस्व प्रणाली किसने व्यवस्थित किया, बताओ। ये तो बहुत अभी पढ़ा है हम लोग। कौन होगा? टोडरमल। सही जवाब है टोडरमल। और आज का लास्ट टोडरमल। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। 1707 हुआ। तो अब हमारा आज पूरी तरह से हम लोग क्या किए, मुगल वंश को खत्म कर दिए। ये हमारा क्लास क्या होगा, अब खत्म हो गया। अब हम लोग अगला वाला अब अगला वाला क्लास हम लोग क्या करेंगे, मराठा वाला करेंगे, ठीक है। रहिए उसके बाद तो करेंगे इधर। हाँ कोई बोल रही है, रायमनी कुछ बोलना है क्या। सर हम कुछ नहीं बोल। ठीक है, तो हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं ना। ठीक, थैंक यू, बाय।